हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 29 तारीख। आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आई होप आप सभी के अंदर पूरा एनर्जी होगा आज के करंट अफेयर को कवर करने के लिए। अटेंटिव रहिएगा, चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, डिटेल में सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सके और ये सारे करंट अफेयर का पार्ट कवर कर सके। ये करंट अफेयर का जो क्लास है वो आपका रेगुलर बेसिस पर चलता है। डेली बेसिस में ये आपका क्लासेस 10 बजे होती है, तो इसको टाइमली से कवर करते हुए चलिए। डेली बेसिस पे आपका करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलते हैं, जो कि आपके पेपर के अकॉर्डिंग आपका होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। यहाँ पे जो पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया जा रहा है डायमंड जुबली सेलिब्रेशन। किस चीज़ का? सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डायमंड जुबली सेलिब्रेशन यहाँ पे इनॉग्रेट किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। यहाँ पे 75वें साल होने को उपरांत यहाँ पे 75 साल पूरा हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना में, और उसी चीज़ को लेकर के कई सूचना और प्रौद्योगिकी पहलों का अनावरण यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें आपका डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट भी आपका शामिल है। डिजिटल कोर्ट 2.0 एंड न्यू सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये सारी चीज़ों का उद्घाटन यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये सारी चीज़ें की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो कंपाउंड है उसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है। ये जो डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये पूरी तरह से फ्री होगा और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को के जितने भी जजमेंट होंगे 1900 बैक टू 1950 की बात यहाँ पे कही जा रही है। 1950 से पहले के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक मुफ्त और इलेक्ट्रॉनिक पहुंच यहाँ पे प्रदान की जाएगी। ये डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ये पूरी तरह से जो 36,000 केसेस है, 36,000 उससे ज़्यादा जो केसेस है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया जाएगा इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, चाहे वो 1950 से पहले के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक का भी पूरा रिपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पीएम मोदी जी के द्वारा की जा रही है, अनवील की जा रही है, अनावरण किया जा रहा है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कंपाउंड जो है उसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है, उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे ये आपका न्यूज़ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये दे सकते हैं, ये इसका एम्ब्लेम है सुप्रीम कोर्ट का, यथो धर्मास्ततो जया। ठीक है, यहाँ पे ये भारत का उच्चतम न्यायालय बेसिकली इसको कहा जाता है। देखिए, इसकी जो स्थापना थी, इस्टेब्लिशमेंट था, वो 1 अक्टूबर 1937 को था। अब आप सोच रहे होंगे सर 1 अक्टूबर 1937 यहाँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे ना ये बेसिकली इस कोर्ट को कहा जाता था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था। चलिए आपसे एक क्वेश्चन, जब आप यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आपका आज का, आप मुझे बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो नाम है, जो फॉर्मेशन हुआ है, जो शिफ्टिंग है, यानी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किस दिन किस वर्ष किया गया है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। इसका मुझे डेट चाहिए आपसे। ये पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट। तो किस दिन इसका नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रखा गया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, इसकी ज्यूरिडिक्शन किस कंट्री के लिए? इंडिया के है, और ये भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तिलक मार्ग में ये जनरली देखने को मिलेगा। यतो धर्मस्ततो जया, यहाँ पे इसकी बात कही जा रही है, संस्कृत में इसका ये मोटो है, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ इसका मतलब क्या होता है? वेयर देयर इज़ अ राइटियसनेस एंड मोरल ड्यूटी देयर इज़ अ विक्ट्री। जहाँ पे सच होता है वहीं पे विजयी होती है, वहीं पे जय होती है, ये ध्यान में रख सकते हैं। इसका जो कंपोजिशन मेथड है वो कॉलेजियन सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का। पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका कॉलेजियन सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। नहीं पढ़ा है तो फिर भी हम लोग एक बार इसके बारे में कवर कर लेंगे। ऑथराइज क्या है? हमारे संविधान में आर्टिकल 124 में इसके बारे में जिक्र किया गया है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को लेकर के। चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्टेटमेंट कि आर्टिकल 124 क्या कहता है। ये दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग के आंसर चाहिए। आर्टिकल 124 जो है वो उसका स्टेटमेंट क्या है, वो क्या कहता है, वो क्या डिपिक्ट्स करता है, वो मुझे आप बताएंगे।
ठीक है। इसका जज टर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं 65 साल से ज़्यादा यहाँ पे मैंडेटरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टर्म होता है वो 65 ईयर्स का होता है कोई भी जज का, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ईयर्स ऑफ सर्विस की बात यहाँ पे कही जा रही है। पोजीशन यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए टोटल 33 जजेस होते हैं और एक आपका जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, तो चलिए मुझे बताइएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है आज के डेट में। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, एक करेंट अफेयर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। ठीक है, और एक और चीज़ मुझे बताइएगा, आज के डेट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कितनावें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी मुझे बताइएगा। और अभी रिसेंट में अभी एक जज अपॉइंट हुए सुप्रीम कोर्ट में, जो हम लोगों ने 1-2 दिन पहले ही कवर किया है, उनका भी नाम मुझे बताइएगा, किनको अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंट किया गया है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में। तो टोटल कितना स्ट्रेंथ होता है देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में टोटल 33 जजेस होते हैं और एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, आज के डेट में आप यहाँ पे देख सकते हैं धनंजय वाई चंद्रचूड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए इसका आंसर तो यहीं पे मिल गया है। चलिए मुझे बताइएगा कितनावे नंबर के हैं ये आप मुझे बताइएगा। और यहाँ पे इनके ये जो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस दिन बने थे, 9 नवंबर 2022 की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। तो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने इस पेज से पूछा है, स्लाइड से पूछा है, मुझे आप सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। ये देख सकते हैं एक्सटेंशन जो है सुप्रीम कोर्ट का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, ये है आपको तिलक नगर में। दूसरा न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा न्यूज़ आपको यहाँ पे इसरो से रिलेटेड आप देख सकते हैं। इसरो, आप लोगों ने रिपब्लिक डे का देखा होगा झांकी, जहाँ पे रिपब्लिक डे के परेड में हर राज्यों का झांकी आपने देखा होगा, वहीं पे आपका इसरो का भी झांकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसरो के झांकी में यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 वुमेन साइंटिस्ट जो थी वो बेसिकली लीड कर रही थी। 8 महिला वैज्ञानिक के द्वारा इसको क्या किया जा रहा था, नेतृत्व किया जा रहा था। आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 महिला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो इसका नेतृत्व कर रही है झांकी का। ठीक है, इसरो की झांकी का। और ये क्यों, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं लास्ट के 4-5 दिन के करंट अफेयर में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आंसर राइटिंग में लिखने के लिए, तो इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। तो इसरो की झांकी को जो लीड किया गया, नेतृत्व किया गया है, वो 8 महिला वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, जबकि 220 वुमेन साइंटिस्ट को यहाँ पे इनवाइट भी किया था अपने स्पाउस के साथ, यानी अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, इसको बेसिकली इस दल का उत्साह बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जितने भी वुमेन यहाँ पे आई थी, जो बेसिकली जितने भी महिला दल यहाँ पे आई थी, वो कहाँ से आई थी, वो बेसिकली इसरो सेंटर से आई थी, इसरो केंद्र से आई थी। कहाँ से, बेंगलुरु, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम और श्रीहरिकोटा के जितने भी इसरो केंद्र है वहाँ से ये लोग आए थे यहाँ पे उत्साह बढ़ाने के लिए जो इसरो का झांकी है उसका। ठीक है, अब इसरो ने इस ऐतिहासिक क्षण को यहाँ पे दर्शाया है, एक हिस्टोरिकल मोमेंट है जो यहाँ डिपिक्ट किया गया है इसरो के द्वारा, कि जब उसका अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3, यहाँ पे आप देख सकते हैं चंद्रयान-3 लास्ट ईयर जो बेसिकली सक्सेसफुली लैंड किया था, आप देख सकते हैं पिछले साल 23 अगस्त को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा था। तो एक आपका हिस्टोरिक मोमेंट था इसरो के तरफ से, जो उनके तरफ से एक मिशन जो था वो सक्सेसफुली जो बेसिकली टच डाउन हुआ था मून पे इसरो के तरफ से, देख सकते हैं। तो ये भी इस चीज़ को दर्शाया गया था झांकी में, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 8 वुमेन साइंटिस्ट जो है वो बेसिकली झांकी को लीड कर रही थी रिपब्लिक डे परेड में। उनके साथ 220 महिला और आई थी इसरो केंद्र से, जो बेसिकली उनको चीयर कर रही थी। ठीक है, इस उपलब्धि को लेकर के इसरो हमारी कंट्री की स्पेस एजेंसी है, जो बेसिकली जितने भी एस्ट्रो मिशंस होते हैं, आउट ऑफ अर्थ मिशन होते हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, अब इसरो की बात यहाँ पे कही जा रही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कही जा रही है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये इसका लोगो आप देख सकते हैं, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और पहले जो ये एजेंसी था उसको इनकोस्पार कहा जाता था। ठीक है, 1962 से 1969 तक इसको इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था। 1969 से इसका नाम फिर इसरो कर दिया गया था। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है ये बेसिकली इसरो, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहाँ पे, कर्नाटका में। आज के डेट में जो चेयरपर्सन है श्रीधर सोमनाथ है, एस सोमनाथ है आज के डेट में, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसरो का बेसिक इन्फॉर्मेशन था। आई होप आपको ये न्यूज़ पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की बात यहाँ पे कही जा रही है, और यहाँ पे गोल्डन टाइगर को यहाँ पे स्पॉट किया गया है, देखा गया है ना, जो कि बहुत रेयर है ना, बहुत मतलब
ऐसा पहले कभी मतलब बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि गोल्डन टाइगर आपको यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं टाइगर मॉर्फ की बात यहाँ पे कही जा रही है। गोल्डन मॉर्फ के रूप में जाने वाला ये आश्चर्यजनक बंगाल टाइगर रूप यहाँ पे कहाँ पे नोटिस किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ठीक है, असम के चीफ मिनिस्टर जो हैं, कौन है चीफ मिनिस्टर? चलिए मुझे बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कौन है चीफ मिनिस्टर के। तो उनके ऑफिस के तरफ से असम के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक मनोरम वीडियो भी साझा किया है, यानी एक जो कैप्चर वीडियो है उनके तरफ से वो भी शेयर किया गया। उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से गोल्डन टाइगर का प्रेजेंस उसमें देखने को मिला है। ठीक है, पार्क में उसके प्रेजेंस जो है वो देखने को मिला है उस वीडियो में, जो असम के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से जो शेयर किया गया, हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से जो शेयर किया गया उनके ऑफिस की तरफ से। ये जो साइट देखने को मिला है, ये टूरिज्म डे आप यहाँ पे देख सकते हैं, टूरिज्म डे को हाईलाइट करता है असम के रिच वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी को लेकर के, ये ध्यान में रख सकते हैं। तो वन्य जीव विविधता को उजागर करता है ये वाला दृश्य जो है, ये ध्यान में रख सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका असम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया के नाम से जाना जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा असम राज्य में। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बगल से होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे जंगल्स देख सकते हैं, वेटलैंड देख सकते हैं, वेटलैंड आर्द्रभूमि की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने कल वाले वीडियो में भी इसके बारे में जाना था, जहाँ पे वेटलैंड जो बेसिकली जिसको हम लोग रामसर साइट, बहुत जहाँ मैक्सिमम वेटलैंड जो है वो जिनको रामसर साइट के भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा भी था। ठीक है, ग्रासलैंड की बात करें तो ये बेसिकली घर है टाइगर का, यहाँ पे एलिफेंट का, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वन हॉर्न राइनासोरस का। कहाँ पे? असम में। असम बेसिकली जाना ही जाता है वन हॉर्न राइनासोरस के नाम से। यहाँ पे गंगा नदी में डॉल्फिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड जो है वो बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हर वर्ष यहाँ पे विजिट करते हैं, जो विंटर का टाइम पे बेसिकली अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बहुत सारे जो विदेश के पक्षी, जो विदेशी पक्षी यहाँ पे माइग्रेट होकर के आते हैं, उनको भी देखने को मिलता है। ग्रे पेलिकन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 1090 स्क्वायर किलोमीटर में आपका पूरा फैला हुआ है, असम में है। इसकी स्थापना 1905 में की गई थी, और किसके मैनेजमेंट, इसको कौन मैनेज करता है? तो इसको असम की गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। ठीक है, असम की बात करें तो असम नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, जो बेसिकली वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव के लिए जाना जाता है। आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहाँ पे टी की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है, चाय का बागान आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। गुवाहाटी यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, देख सकते हैं। सिल्क बाजार यहाँ पे आप देख सकते हैं। कामाख्या मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कामाख्या मंदिर के साथ साथ एक और मंदिर है जिसका नाम है उमानंदा टेम्पल। ये बेसिकली पिकॉक आइलैंड में, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक आइलैंड है जिसको पिकॉक आइलैंड के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे ये मंदिर है उमानंद मंदिर, ये भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका जो कैपिटल है, स्टेट कैपिटल आप यहाँ पे देख सकते हैं दिसपुर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि एक तरह से गुवाहाटी के बाद का जो काफ़ी भीड़ वाला एरिया माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिमेज यानी तीर्थ जगह भी है, जैसे हाजो हो गया, मदन कामदेव हो गया, तो ये सारे बहुत सारे टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका कैपिटल आप देख सकते हैं, कैपिटल क्या है? असम का कैपिटल दिसपुर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे असमीज भाषा बोली जाती है, बंगाली, क्योंकि बंगाल का बॉर्डर भी यहाँ पे इसको टच करता है। बोडो भी यहाँ पे बोले जाने वाली भाषा है। मुख्यमंत्री की बात करो तो हेमंत बिस्वा शर्मा आज के डेट में वहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट बर्ड की बात करें तो वाइट विंग्ड डक है जो यहाँ का स्टेट बर्ड है। स्टेट फ्लावर की बात करें तो फॉक्सटेल ऑर्चिड है, और हाई कोर्ट जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट यहाँ पे बेसिकली है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था असम स्टेट को लेकर के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं तो जो आपको पता होने चाहिए, अगर नहीं पता थे तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले हम असम के मैप देख लेते हैं, असम का मैप, क्योंकि असम से रिलेटेड न्यूज़ है। और काजीरंगा नेशनल पार्क की बात की जा रही है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये नदी आप देख सकते हैं, ये वाला जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से बगल से होकर के गुजरती है। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, टोटल 7 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा असम में। और अभी रिसेंट में 2 नेशनल पार्क यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, जिसको रायपोना नेशनल पार्क कब ज्वाइन हुआ है? ये 2021 में। ठीक है, और दूसरा जो है डिहिंग
पटकाई नेशनल पार्क, ये भी आपका जून 2021 में बेसिकली शामिल हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिब्रूगढ़ के पास है दिहिंग पटकाई, और रायमोना आप यहाँ पे देख सकते हैं, रायमोना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मानस के बगल में है। ये दोनों अभी रिसेंट में यानी लास्ट 2021 में ये बेसिकली नेशनल पार्क के रूप में यहाँ पे शामिल हुए हैं। तो काजीरंगा कहाँ पे, काजीरंगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा बगल में आप कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बगल में ये आपका स्थित है। ठीक है, आई होप ये पूरा न्यूज़ आपको डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। हर एक चीज़ असम से रिलेटेड, काजीरंगा से रिलेटेड, किससे न्यूज़ जो गोल्डन आपका टाइगर यहाँ फाउंड हुआ है काजीरंगा में देखा गया है, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। नेशनल पार्क आपको क्लियर हो गया होगा, सारे नेशनल पार्क आप देख सकते हैं, नामेरी, ओरंग, मानस, डिब्रू, ये सारे नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है असम के। आई होप आपको ये सारे नॉलेज हो गए होंगे। अगला न्यूज़ जो है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर के। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की घोषणा यहाँ पे कर दी गई है कि कौन इसको होस्ट करेगा। तो इसको होस्ट जो बेसिकली करने वाला है वो कंट्री जो है वो इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड यहाँ पे होस्ट करेगा। कब होने वाला है ये, 2027 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो होगा उसकी मेजबानी जो है, उसकी जो होस्टिंग हो जो है वो बेसिकली इंग्लैंड के द्वारा की जाएगी। ये यहाँ पे घोषित कर दिया गया है और ये बेसिकली खेला जाएगा जून के महीने में। ठीक है, ये चौथा लगातार बार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो यहाँ पे इसको चौथा लगातार बार इसके द्वारा होस्ट किया जाएगा। आईसीसी ने 2024 से 27 तक की अवधि के लिए पूरा जो प्रपोजल इनके द्वारा जो रिक्वेस्ट जारी किया गया है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जारी की गई है वो पूरा इनके द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। 2024 से 27 तक की अवधि का पूरा प्रस्ताव से इन्होंने डिटेल्ड में सारी चीज़ें जारी कर दी है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आरपीएफ की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसके साथ साथ आईसीसी ने अनाउंस भी कर दिया है, इंट्रोडक्शन यानी शुरुआत की बात कही जा रही है कि वुमेन्स T20 चैंपियंस ट्रॉफी की भी इन्होंने घोषणा कर दी है। उद्घाटन संस्करण जो होगा, जो इनॉग्रल और एडिशन जो होगा वो बेसिकली जो स्टार्ट होगा वो कहाँ पे होगा, वो बेसिकली श्रीलंका में देखने को मिलेगा और ये फरवरी 2027 में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी भी घोषणा यहाँ पे इनके द्वारा कर दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2027 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल किसके द्वारा किया जाएगा, होस्टिंग किसके द्वारा की जाएगी, तो ये इंग्लैंड के द्वारा की जाएगी। इंग्लैंड के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इंग्लैंड जो कंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये किसका है, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन मिलकर के बनते हैं, अब उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो जैसे स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, फिर आयरलैंड हो गया, ये सारे आपके यूनाइटेड किंगडम के हिस्सा हैं जो बेसिकली बॉर्डर यहाँ पे वेल्स के साथ शेयर करता है वेस्ट में। अगर इंग्लैंड की बात करूँ तो वेल्स वेस्ट में इसका शेयर करता है, स्कॉटलैंड नॉर्थ में शेयर करता है, आयरलैंड जो है वो आयरिश सी के साथ, ये आयरिश सी है, ये वाला हिस्सा है। अभी मैं मैप दिखाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। आयरिश सी के साथ ये वेस्ट में ही आपको वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा और सेल्टिक सी साउथ वेस्ट में देखने को मिलेगा। इंग्लैंड का कैपिटल जो है वो लंदन आप यहाँ पे देख सकते हैं। करेंसी पाउंड में यहाँ पे बेसिकली यूज़ होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करो तो इंग्लिश यहाँ पे बोला जाता है और गवर्नमेंट तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट वहाँ की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वही हमारे यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोनार्की आपको देखने को मिलेगा, जो राजा महाराजा जो होते हैं ब्रिटिश में क्राउन वगैरह का सिस्टम वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मैप है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ सी। सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, वेल्स हो गया, इंग्लैंड, ये सब मिला करके यूनाइटेड किंगडम कहलाता है और उसी का एक हिस्सा आपका इंग्लैंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरलैंड, यहाँ पे बॉर्डर से अलग नॉर्दर्न आयरलैंड का अलग हिस्सा आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा एरिया आयरिश सी कहलाता है। याद रखिएगा आयरलैंड और वेल्स के बीच का जो समुद्री एरिया है, जो वाटर बॉडीज है, उसको आयरिश सी कहते हैं। और वेल्स के निचले वाला हिस्सा यानी पश्चिमी एरिया अगर हम लोग बात करें इंग्लैंड का तो वो बेसिकली सेल्टिक सी कहलाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। ये तो कितनी बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलिए मुझे बताइएगा, ये नॉर्थ सी है और ये वाला रास्ता को क्या कहते हैं, जल्दी से इसको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कीजिएगा। अभी कल वाले क्लास में ही इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है जब हम लोग फ्रांस का मैप डिस्कस कर रहे थे। इसका नाम मुझे बताइएगा, ये वाले रास्ता का नाम क्या है। ठीक है, इंग्लैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रांस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाले वाटर बॉडी को क्या कहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। ये कितना नंबर 5-6 क्वेश्चन हो गया ना।
तो इसको आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग। मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। देखिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीज़ें देखिए इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, सारी पूरे करेंट अफेयर्स आप लोग भी देख रहे होंगे कितना मेहनत लगता है बाइलिंगुअल में चीज़ों को कवर करने को लेकर के। अगर आपको रियली में ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें सब समझ में आ रही है, मैप्स आपको क्लियर हो रहे हैं, हर पार्टिकुलर टर्म्स आपको क्लियर हो रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, बाकी लोग भी इसको ज्वाइन कर सके और बाकी लोग भी करंट अफेयर हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके। इस फैमिली को बड़ा कीजिए यार, ये फैमिली आप ही की फैमिली है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिए ताकि आप लोग के साथ साथ बाकी लोग को भी फ़ायदा हो सके, बाकी लोग भी आपकी तरह जो करंट अफेयर नहीं कवर कर पा रहे कहीं से, उनको भी हेल्प मिल सके। अगर आपको ये हेल्प हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बाकी लोग के लिए भी ये आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी लोग को भी इन्वाइट कीजिए। ठीक है, इंग्लैंड यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये कौन है, आइडेंटिफाई कीजिए। इनका नाम है चक्रवर्ती, इनका नाम है प्रीसा चक्रवर्ती। प्रीसा चक्रवर्ती बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। आप इसको वुमेन्स एम्पावरमेंट वाले टॉपिक में भी ऐड कर सकते हैं। वर्ल्ड की सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट के रूप में इनका नाम शामिल है। प्रतिभाशील छात्रों की सूची में स्थान इन्होंने अर्जित किया है। ये इंडियन बोर्न चाइल्ड है, आप देख सकते हैं। प्रीसा चक्रवर्ती की बात करूँ, ये सिर्फ 9 साल की लड़की है और ये इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट है। भारतीय अमेरिकी छात्र की प्रीसा चक्रवर्ती को प्रतिष्ठित जॉन्स हैपकिंस सेंटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉन्स हैपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ द्वारा दुनिया के सबसे प्रतिभाशील छात्रों की सूची में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, इसको शामिल किया गया है। सबसे होनहार लड़की की बात यहाँ पे कही जा रही है, टैलेंटेड यूथ की बात यहाँ पे कही जा रही है, वर्ल्ड की सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट की बात कही जा रही है। प्रीसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली लिस्ट में उनका नाम शामिल है। उनका परफॉर्मेंस जो बहुत अबव ग्रेड लेवल उनका परफॉर्मेंस रहा है टेस्ट में, और एक तरह से सेट एक्ट एंड स्कूल एंड कॉलेज एबिलिटी टेस्ट में उन्होंने 16,000 बच्चों को जो 90 देशों से आए थे उन सभी को पिछाड़ा है, उन सभी को पीछे करके वो टॉप में हासिल लिस्ट में शामिल हुई है। पीछे छोड़कर उन्होंने 90 देशों के 16,000 से अधिक बच्चों, वो 16,000 बच्चे कोई नॉर्मल बच्चे नहीं थे, टैलेंटेड बच्चे थे हर 90 कंट्री से, सभी को पीछे करके लिस्ट में सबसे टॉप में अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे करके टेस्ट में सबसे टॉप में उन्होंने अपना नाम हासिल किया जॉन हॉपकिंस सेंटर में। ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती हैं बेसिकली कैलिफोर्निया। आज के डेट में कहाँ पे रह रही है, कैलिफोर्निया में रह रही है। कैलिफोर्निया में कहाँ पे देखने को मिलेगा, फ्रेमंट में ये बेसिकली रहती हैं, फ्रेमंट। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। तो कैलिफोर्निया से बिलोंग करती है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिकन स्टूडेंट फ्रॉम फ्रेमंट। ठीक है, लिखा है ना कैलिफोर्निया की, फ्रेमंट कैलिफोर्निया की नॉवल्स ये, तो फ्रेमंट कंट्री से बिलोंग करती है। ये कैलिफोर्निया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसी जगह पे फ्रेमंट है, लेक टहवाई के जगह पे ही ये फ्रेमंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये उसी से है, लिवरबोर्न यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रेमंट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इधर नीचे मैक्सिको है, उथा वगैरह है। होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये यूनाइटेड नेशन के रूप में उसी के द्वारा ये बेसिकली ये दिवस जो है विश्व भर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो शहीद हुए, जो नरसंहार के पीड़ित हुए, है ना, नरसंहार में जो बेसिकली विक्टिम बने, सॉरी शहीद बोल दिया मैंने वर्ड, विक्टिम बने, पीड़ितों की याद में ये स्मरणोत्सव के लिए ये दिवस जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी याद को लेकर के ये दिवस हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। हर साल इसको 27 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। यूनेस्को के द्वारा ये ट्रिब्यूट यहाँ पे दिया गया है पीड़ितों को, जो श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। यह दिन जो है वो हमें याद दिलाता है यहूदी विरोधी जो है, जो एंटीसेमिटिज्म है या रेसिज्म के अगेंस्ट जो विरोधी होते हैं, नस्लवाद आदि का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, तो रीअफर्म करता है कमिटमेंट को लेकर के। यह दिवस जो है वो ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड है, यानी कि आधिकारिक तौर पर नवंबर 2005 में ये दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2005 नवंबर में इसको घोषित किया गया था। ये हर वर्ष हम लोग 27 जनवरी को इस दिवस के रूप में हम लोग इसको याद करेंगे, इस दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाएंगे। ठीक है, यह तारीख सोवियत सैनिकों
सोवियत सैनिकों जो बेसिकली आप देख सकते हैं द्वारा ऑस्टविच बेरिकिनो, जो नाजी कंसंट्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिबरेशन ऑफ नाजी कंसंट्रेशन की बात कही जा रही है, उसको याद दिलाता है और विनाश शिविर की मुक्ति की वर्षगांठ का प्रतीक है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये दिन उसी को लेकर के डेडिकेट है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया है, इसको घोषित किया गया था नवंबर 2005 में मनाने को लेकर के। तो ये जो बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो 6 अंगों में से एक अंग है, एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, जो बेसिकली पॉलिसी वगैरह बनाता है या रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ को। आज के डेट में 78 सेशन ये अपना सेलिब्रेट कर रहा है अपने पावर को लेकर के, फंक्शन को लेकर के, और इसके बारे में चैप्टर 4 में बताया गया यूनाइटेड नेशन चार्टर में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में देख सकते हैं। इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई है। इसके सब्सिडरीज देख सकते हैं, यूनिसेफ हो गया, डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, सिस्टम स्टाफ कॉलेज हो गया। ठीक है, 1945 में न्यूयॉर्क वगैरह में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है हो जाता है ये। तो व्हाट्सएप ने एक चैनल अपना लॉन्च किया है जिसमें 500 मिलियन से अधिक यूजर्स अब व्हाट्सएप चैनल पर इंस्टॉल हो चुके हैं। देख सकते हैं सरपास यानी क्रॉस कर दिया है, 500 मिलियन से अधिक हो गई है। इसमें एक्टिव यहाँ पे यूजर्स की बात यहाँ पे कही जा रही है 500 मिलियन से ज़्यादा। तो मार्क जकरबर्ग के द्वारा ये खुलासा किया गया है कि ये जो रिमार्केबल माइलस्टोन है, जो बेसिकली ये चिन्ह है जो हम लोगों ने क्रॉस किया है व्हाट्सएप ने, 500 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहले 7 सप्ताहों के अंदर जो लॉन्च हफ्तों के भीतर ही ये 500 मिलियन क्रॉस कर चुका है। व्हाट्सएप चैनल की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है नया तरीका यूज़र्स को कि वो किस तरह से बेसिकली इन्फॉर्मेशंस को रिसीव करेंगे इंडिविजुअल से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या टीम से जो बेसिकली वो फॉलो कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। तो उसी को लेकर के उपयोगकर्ताओं के लिए उन व्यक्तियों, संगठनों और टीमों की जानकारी प्राप्त करने का एक नया तरीका पेश करते हैं जिनका वे प्लेटफॉर्म पर अनुसरण करते हैं। प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया है ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल, उसी की बात यहाँ पे कही जा रही है। ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा याद रखिएगा, 500 मिलियन यूज़र जो है मंथली एक्टिव यूज़र्स आज के डेट में सरपास कर चुके हैं यानी क्रॉस कर चुके हैं। महान दिग्गज खिलाड़ी ये हैं गुकेश याद रखिएगा। गुकेश के द्वारा लीड किया गया है चौथी बार विक्ट्री टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप जो कि 2024 में हुआ है। बढ़ोतरी यहाँ पे इनके द्वारा बरकरार रखी गई है गुकेश की तरफ से। इन्होंने अभी तक यहाँ पे चौथी विक्ट्री जीती है 6ठे राउंड में टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट में, और ये ब्लैक के तरफ से खेल रहे थे और इन्होंने जर्मनी अलेक्जेंडर डॉनचेंको को 57 चाल में हरा दिया है, जबकि अब्दस्त्रोव ने 71वां चाल में डच के मैक्स वर्मंडम को हराया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे गुकेश जो है वो अब गुकेश का सामना अली रेजा फिरोजा, आर प्रगनंदा और परहम मकसुदलू से होने वाला है। तो ये 3 और है अगले नेक्स्ट में जो गुकेश के सामने फेस ऑफ करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी फिलहाल लीड कर रहे हैं 4th विक्टर के साथ टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप में 2024 का गुकेश के द्वारा, और ये उनके द्वारा ये टूर्नामेंट जो है वो अभी देख सकते हैं कितने कम मूव में इन्होंने डिफीट किया है जर्मनी के अलेक्जेंडर को। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, गुकेश याद रखिएगा। अगला न्यूज़ है भारत जीपीटी को लेकर के, अभी ये लॉन्च हुआ है भारत जीपीटी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कुरोवर.ai ने भारत के पहले बड़े भाषा मॉडल भारत जीपीटी का अनावरण किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज मॉडल को लेकर के यहाँ पे इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कुरोवर.ai एक प्रोमिनेंट प्लेयर है कन्वर्सेशनल को लेकर के, प्रमुख खिलाड़ी है। 22 भारतीय भाषाओं में AI संवादों को बदलने के लिए भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो भारत जीपीटी को लॉन्च कर दिया है। 22 लैंग्वेज आप देख सकते हैं, 22 लैंग्वेज को ये क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ठीक है, ट्रांसलेट कर सकता है। भारत जीपीटी एक स्वदेशी जनरेटर AI प्लेटफॉर्म के रूप में तैनात है। देख सकते हैं ये पूरी तरह से पोजीशन है एक जनरेटिव फॉर्म में AI प्लेटफॉर्म पर, ये ध्यान में रख सकते हैं। 22 लैंग्वेज को ये पूरी तरह से क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है। इन्होंने ये लैंग्वेज सपोर्ट को लेकर के बहुत ही समर्थन हासिल किया है और 12 से अधिक भारतीय भाषाओं में आवाज़ के तौर तरीके और 22 भाषाओं में पाठ के तौर तरीके की पेशकश ये पेश करता है। देख सकते हैं अगर मैं बात करूँ वॉइस को लेकर के तो 12 लैंग्वेज को है ये बेसिकली फोकस करता है, और अगर मैं बात करूँ टेक्स्ट को लेकर के तो 22 को ये करता है। अगला न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे साइन किया गया है अभिनव बिंद्रा के साथ MOU।
यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया स्पोर्ट्स सेंटर, ठीक है, पार्टनरशिप यहाँ पे किया गया अभिनव बिंद्रा के साथ। स्पोर्ट्स सेंटर में साझेदारी की है। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, कहाँ पे, गुवाहाटी में, गुवाहाटी में। और किसके साथ कॉलैब किया है, कॉलैब किसके साथ सहयोग किया है, तो ये ओलंपियन मेडलिस्ट जो है अभिनव बिंद्रा के साथ ये बेसिकली इन्होंने साझेदारी की है। स्पोर्ट्स सेंटर जो स्थापित हुआ है ये एक एग्रीमेंट के थ्रू आपका असम में ये स्थापित हुआ है, जहाँ पे अभिनव फ्यूचरिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, 2 सिमिलर सेंटर्स आर प्लान्ड फॉर गुवाहाटी एंड जोरहाट। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये सारे बेसिकली जो सेंटर है स्पोर्ट्स सेंटर, इसको भी स्थापित किया जाएगा। 2 समान केंद्रों की योजना बनाई गई है गुवाहाटी और जोरहाट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सिमिलर सेंटर्स भी यहाँ पे गुवाहाटी और जोरहाट में खुलेंगे, जिस तरह से अभी यहाँ पे जो स्पोर्ट्स सेंटर ओपन हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं खेल केंद्र की स्थापना असम अभिनव फ्यूचरिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के बीच एक समझौते के माध्यम से की गई। तभी देख सकते हैं स्पोर्ट्स सेंटर यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। असम ने पार्टनर किसके साथ किया है, अभिनव बिंद्रा के साथ किया है, ये ध्यान में आप रख सकते हैं। और गुवाहाटी और जोरहाट में इसी तरह का स्पोर्ट्स सेंटर ओपन होने जा रहा है। ये हैं IREDA के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रदीप, क्या नाम है इनका, प्रदीप है, मैनेजिंग डायरेक्टर है IREDA के, ठीक है। उनके द्वारा विजिलेंस जर्नल पहल की लॉन्च की है। सतर्कता यहाँ पत्रिका जो है पहल यहाँ पे जारी किया गया है। IRDA ने अपनी सतर्कता विभाग की गृह पत्रिका पहल पेश की है। ध्यान रखिएगा, जो बेसिकली जर्नल यहाँ पे रिलीज़ किया गया है IREDA के द्वारा। क्या होता है IREDA, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा डिपार्टमेंट अगर जिनको पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो पहल की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो पहल यहाँ पे क्या है, ये एक सेरेमनी है जिसको लीड कौन किया गया था, ये अनावरण समारोह का जो नेतृत्व किया गया था, यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने 25 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय में यहाँ पे किया गया। जो रजिस्टर्ड ऑफिस है IREDA का, वहीं पे इन्होंने इसका इनॉग्रल किया है, अनावरण किया है। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है पहल को लेकर के, जर्नल जो इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। पारदर्शिता, जवाबदेही और नवीकरणीय ऊर्जा पहल की वकालत को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली ये जो पहल है इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है, इनको पेश किया गया है, ठीक है। ये ध्यान में रख सकते हैं, ये इनिशिएटिव IREDA की तरफ से जारी किया गया है, ठीक है। IREDA की बात करें तो ये क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, नवीकरणीय ऊर्जा जो डेवलपमेंट एजेंसी है, ठीक है, उसी के बारे में है। ये बेसिकली एक इंडियन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो आर्थिक जो वित्तीय सहायता जो होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है, प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज को लेकर के। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो ये 1987 में इसको स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर इंडिया में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 75% का यहाँ पे स्टेक है, ये ध्यान में रख सकते हैं। और इसके जो चेयरमैन हैं, MD हैं, कौन है, प्रदीप कुमार दास हैं, देख सकते हैं यहाँ पे श्री प्रदीप कुमार दास जी हैं। 25 जनवरी को पहल जर्नल लॉन्च किया है, इन्होंने रिलीज़ किया है, ये ध्यान रखिएगा। IREDA के तरफ से, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। IREDA, इसी के बारे में बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ जो है वन प्लस और जियो का, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों मिल करके साथ आए हैं और दोनों के तरफ से एक बेसिकली कोलैबोरेशन हुआ है, ठीक है। दोनों ने मिल करके मतलब रिलायंस जियो और वन प्लस इंडिया 5G इनोवेशन स्थापित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, यानी एक साथ आए हैं 5G इनोवेशन के लिए। तो यहाँ पे डिजिटल सेवा यहाँ पे रिलायंस जो है प्रोवाइड कर रहा है, और इनकम लिमिटेड, आप इन्फोकम लिमिटेड और स्मार्टफोन निर्माता वन प्लस 5G इनोवेशन लैब लॉन्च करने के लिए एकजुट हुए हैं। दोनों यहाँ पे इनोवेशन लैब यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, और जिसका उद्देश्य क्या है, अत्याधुनिक तकनीकों का परीक्षण और विकास करना है। देख सकते हैं डेवलपिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी यहाँ पे कही जा रही है। दोनों का एम क्या है, टेस्टिंग करना, डेवलपिंग करना, ये ध्यान में रख सकते हैं। ये 5G इनोवेशन जो है यहाँ पे हब है, ये क्या करता है, नई प्रौद्योगिकियों के परीक्षण करता है और विकास के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं
एक नए विकास के लिए एक मंच के रूप में यहाँ पे काम करेगा। ये एक स्टेज फॉर एडवांसमेंट की बात यहाँ पे कही जा रही है। सेटिंग करेगा एक स्टेज को लेकर के, कनेक्टिविटी और उपयोगकर्ताओं के अनुभव में प्रगति के लिए मंच तैयार करेगा, ये ध्यान में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। 5G इनोवेशंस के लिए स्थापित करने के लिए OnePlus और रिलायंस जियो जो है वो एक साथ आए हैं, सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। आई होप ये न्यूज़ क्लियर हो गया होगा सभी लोग को, कौन लोग एक साथ आए हैं 5G इनोवेशन के लिए, रिलायंस जियो एंड OnePlus इंडिया। तो ये था आज का पूरा न्यूज़ एनालिसिस। कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग इतने सारे क्लासेस मैं आप लोग के लेकर के आ रहा हूँ। आई होप क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें आप लोग को। जो भी चीज़ें आपको कैसी भी लग रही है क्लास ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। किसी भी तरह का कोई भी फीडबैक देना हो तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं, ये मेल आईडी है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी फीडबैक देना हो ज़रूर बताइएगा। क्लासेस कैसी लग रही है, क्लासेस में जो जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसमें सभी लोगों के मुझे इनपुट चाहिए, सभी लोगों के मुझे आंसर्स कमेंट सेक्शन में चाहिए। वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों के पास भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर की क्लासेस यहाँ पे होती है रोज़ 10 बजे मेरे तरफ से। बाइलिंगुअल में होती है, मैप्स के साथ होती है, हर एक चीज़ बारीकी से हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हुए चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जब क्लास आपका लाइव हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं INA की क्लास में जो कि 12 बजे है। जय हिंद, जय भारत।